तो आज का हमारा डिस्कशन है द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ और द पर्सनल लेजेंड, जो कि इस बुक का टॉपिक है। मेन थीम इस बुक की यही है, द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। अच्छा, इस किताब में ना काफ़ी ज़्यादा सिंबलिज़म का इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सिंबलिक लैंग्वेज यूज़ हुई है। और आज जो है वो हम इस बुक को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, इसका डीप एनालिसिस करेंगे। तो अच्छा, एक लाइन आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सुनी ही होगी कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, या जो है वो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जो है वो बहुत कनेक्टेड है आपको उस चीज़ तक पहुंचाने के लिए। वो आइडिया जो है वो इस बुक का है। वो आइडिया जो है वो 1988 में पॉलो कोएल्हो ने इस किताब में मेंशन किया। कहानी जो है वो थोड़ी लंबी है, तो हम ज़्यादा इसको डीप जाकर पूरा मैं कहानी की तरह इसको नहीं सुनाऊंगा आपको। ये बुक समराइज़ करके जितना हो सकेगा पॉसिबली हम इसको कवर करेंगे, और जितना अच्छा हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसका जो कोर मीनिंग है बुक का वो आप लोगों को समझ आए। कहानी ऐसी है कि एक लड़का है जिसका नाम है सैंटियागो, और उसके फादर और जो उसके पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ये लड़का जो है वो प्रीस्ट बने। कहानी शुरू होती है एंडालुसिया स्पेन से, और उसके मदर फादर को एक्सपेक्टेशंस होती हैं जैसे कि नॉर्मली सोसाइटी में हर माँ बाप को अपने बच्चे से होती है। बट सैंटियागो जो होता है वो उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक़ होता है और एडवेंचर करने का बड़ा शौक़ होता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक़ होता है। तो वो अपने माँ बाप को कहता है कि भाई मैं तो जो है वो प्रीस्ट बनना नहीं चाहता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। एंड फॉर्चुनेटली जो है वो उसके माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो उसका बाप जो है वो उसे कुछ पैसे दे के उसे कहता है कि भाई ये ट्रैवलिंग करने, तुम्हें ट्रैवलिंग कराने जितने पैसे तो हमारे पास नहीं है, बट हाँ मैं तुम्हें वो पैसे दे सकता हूँ जिससे तुम शेफर्ड बन सको, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ट्रैवलिंग की जो है वो शेफर्ड्स को ज़्यादा अवेलेबल होती है और वो घूमते फिरते भी रहते हैं। तो तुम जो है वो मैं कुछ पैसे देता हूँ, तुम उन पैसों से अपनी भेड़ें ख़रीद लो और शेफर्ड बन जाओ। तो जो है वो सैंटियागो शेफर्ड बन जाता है। फिर एक दिन जो है वो एक टूटे हुए चर्च में एंडालुसिया में जो है वो रुकता है अपनी भेड़ों के साथ। अब ज़ाहिर है अकेला है तो और कोई तो है नहीं उसके पास बातें करने के लिए, तो वो अपनी भेड़ों से बातें करता है कि जो है हम यहाँ से गुज़रे, हम वहाँ से गुज़रे, यहाँ वो चीज़ अच्छी लगी, वहाँ वो चीज़ अच्छी लगी। तो वो जो है उनसे इस तरह की बातें करता रहता है और करते करते जो है वो सो जाते हैं। अच्छा, इस चर्च में ना एक बड़ा सा एक दरख्त है जो चर्च के बिल्कुल बीचों बीच उग रहा है। अब ये भी एक सिंपलिज्म है ना, मतलब इसमें राइटर ऑथर जो है बुक का वो ये बताना चाह रहा है कि इंसान की जो ख्वाहिशें होती हैं वो अक्सर उसकी टूटी हुई सेल्फ़ यानी डैमेज सेल्फ़ में भी वो ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं और लेती हैं। तो जो है वो सैंटियागो जो है वो फिर रात को वहाँ पर सोता है अपनी भेड़ों के साथ, और सुबह एक ख्वाब देखता है। वो मतलब एक ख्वाब होता है, उस ख्वाब से वो ख्वाब कंप्लीट होने से पहले उसकी आँख खुल जाती है, वो उड़ जाता है। ख्वाब ये होता है कि भाई कुछ बच्चे हैं जो आके उसकी भेड़ों के साथ खेलते हैं। उनमें से एक बच्ची जो है वो सैंटियागो को हाथ पकड़कर इजिप्ट के पिरामिड में ले जाती है ख्वाब में, और उसको कहती है कि ये इस पिरामिड के नीचे जो है वो तुम्हारा ख़जाना दफन है और तुम इसको यहाँ से जाके लो। लेकिन वो ख्वाब कंप्लीट नहीं हो पाता और जो है वो सैंटियागो की आँख खुल जाती है। सैंटियागो उठता है और अपनी भेड़ों को देखता है और फिर सोचता है कि ये जो भेड़ें हैं वो कितना डिपेंड हैं सैंटियागो पे, कि मतलब इनको कोई मोहब्बत नहीं है, कुछ अनकंडीशनली कोई लव या मोहब्बत नहीं है सैंटियागो से। उनको ये पता है कि भाई सुबह उठना है, सैंटियागो हमें रोज़ का खाना पानी हमारा जमा करके देगा, हम उसको खाएंगे और सो जाएंगे, और महीने में या साल में एक दफ़ा जो है हम उसे अपने बदले में अपने बाल देंगे, अपनी वूल देंगे। तो सैंटियागो यही सब सोचता है। इसमें यहाँ भी एक सिंबलिज्म है, वो जो भेड़ें हैं कहीं, मतलब मैंने तो बहुत रिजनेट किया इस चीज़ से कि वो जो भेड़ें हैं कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब हमारी ही सेल्फ़ के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आप देखें तो हम भी डिपेंडेड हैं अपनी डेली रूटीन पे। कोई अपनी सैलरी पे डिपेंड है, कोई अपनी जॉब पे डिपेंड है, कोई किसी पे डिपेंड है, कोई किसी हालात पे, सिचुएशन पे डिपेंड है। तो वो भी इसी तरह से सोचता है अपनी भेड़ों के बारे में कि ये लोग जो है वो डिपेंड करते हैं मेरे ऊपर, इनको मुझसे कुछ अनकंडीशनली कोई उनसियत या मोहब्बत नहीं है। फिर वो अपनी भेड़ों को जो है वो बताता है ये ख्वाब कि भाई मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, और ये भी डिस्कस करता है कि आज से कुछ साल पहले जब वो तरीफ़ा गया था
अपनी एक भेड़ के जो है वो बालों का सौदा करने, बाल बेचने, वूल बेचने। तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखी थी जो उसको बहुत पसंद आई थी। तो अब वो दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं, भेड़ों की खाल और जो है वो बाल वगैरह बेचने। तो वो भाई उसी रास्ते पर आगे चलते हैं। फिर वो तरीफ़ा पहुंचता है सैंटियागो। तो तरीफ़ा में उसकी उस लड़की से मुलाकात होती है, लेकिन जो है वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। सैंटियागो जो है वो किताबें वगैरह पढ़ता है। तो वो लड़की उससे पूछती है ना कि तुमने ये कहाँ से सीखा पढ़ना। तो सैंटियागो कहता है कि मतलब अपने दिल में सोचता है कि मैं इसको समझाऊंगा भी तो इसको समझ में नहीं आएगा कि मैंने पढ़ना कैसे सीखा। फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो उस जो मार्केट होती है वहाँ पहुँच के उसको ये याद आता है कि यार इस मार्केट में एक औरत है जो ख्वाबों की ताबीर करती है। तो वो उस औरत के पास जाने की सोचता है ना। वहाँ जाता है तो वो औरत उसको बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर तो करके बता दूँगी, बट चूँकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम जो है ये वादा करो कि जब तुम्हें ख़जाना मिलेगा तब तुम उसका 10वां हिस्सा मुझे दोगे। तो सैंटियागो बोलता है ये बेवकूफ़ औरत, इसको क्या पता, मैं कोई अभी वहाँ थोड़ी जाऊँगा पिरामिड्स में। तो वो इस बात को इतना सीरियसली ना लेते हुए बोलता है कि हाँ बस ठीक है, मैं तुम्हें दे दूँगा इसका 10वां हिस्सा, तुम मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर करके बताओ। वो उसे बोलती है कि हाँ ये बात सच है कि जो है तुम्हें ख़जाना तुम्हारा जो है वो पिरामिड्स में, हावेवर मैंने कभी पिरामिड्स नहीं देखे, मैं इजिप्ट नहीं गई हूँ, बट तुम्हें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि ख्वाब जो है वो द लैंग्वेज ऑफ गॉड है, द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स है, या कोई भी डिवाइन पावर जिसे आप मानते हो उसकी वो एक डिवाइन लैंग्वेज है। तो ख्वाबों पे जो है वो यकीन करना चाहिए और हमें उस पर चलना चाहिए। तो तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए, तुम्हारे लिए वहाँ लाजमी कोई ना कोई ख़जाना होगा। सैंटियागो वहाँ से बड़ा बोर होकर जो है ना और बोलता है कि क्या फजूल बकवास कर रही है। वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। अब वो निकल के बाहर आता है तो वो तरीफ़ा के प्लाज़ा में बैठता है। जो नई किताब उसने अभी ख़रीदी है वो उसे पढ़ने लगता है। तो जैसे ही वो किताब पढ़ रहा होता है एक बूढ़ा आदमी उसके बराबर में आके बैठता है और कहता है इस किताब में भी वही बात लिखी है जो दुनिया की हर किताब में, तकरीबन किताब में लिखी है। तो सैंटियागो बोलता है कि यार अगर ऐसा है तो मैं ये किताब अभी चेंज करवा लूँगा, अगर मतलब इसमें कोई बेकार बात लिखी है तो मैं उसको चेंज करवा लूँगा किताब को। तो वो उससे पूछता है कि ऐसा क्या है इस किताब में, या कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हर किताब में लिखी गई है। तो वो आदमी कहता है कि इस किताब में भी यही लिखा है कि ज़िंदगी के कुछ स्पेसिफ़िक मोमेंट्स पर आकर हमें हमारी किस्मत कंट्रोल करती है, और मुझे लगता है कि ये सबसे बकवास बात है और दुनिया की तकरीबन किताबों में यही बात लिखी है। तो सैंटियागो जो है वो थोड़ा सा हैरान होता है और वो दोबारा अपनी किताब पढ़ने लग जाता है, वो इतना गौर नहीं करता। तो इसके चलते वो आदमी जो होता है, बूढ़ा आदमी, वो उसको कहता है कि उसको उसका नाम लेके बोलता है कि सैंटियागो तुम्हें उस जगह जाना चाहिए जो तुम्हें ख्वाब में दिखी है, जो तुमने ख्वाब में देखी है जगह। तो सैंटियागो बड़ा परेशान होता है और बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम भी पता है, तुम्हारी फैमिली का नाम भी पता है, और वो नाम भी बताता है उसको, उसके फादर का, उसकी मदर का। तो सैंटियागो थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ा हैरान होता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं किंग ऑफ सैलेम हूँ, उसका मेरा नाम है मेल्किसेदेक। तो मैं किंग ऑफ सैलेम हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी गाइडेंस देने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि सैंटियागो थोड़ा मतलब और ज़्यादा स्ट्रेंज फील करने लगता है, थोड़ा और ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जो है वो उसको बोलता है कि तुम अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, तुम मुझे गाइडेंस दो। तो वो कहता है कि देखो हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है और मैं भी तुमसे कीमत लूँगा। तो सैंटियागो सोचता है कि जैसे मैंने अभी एक 10वां हिस्सा अभी मैंने बूढ़ी औरत से डील की है, उसी तरह मैं इससे भी डील कर लेता हूँ। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, जब मुझे मेरा ख़जाना मिलेगा तब मैं उसमें से तुम्हें उसका 10th पार्ट तुम्हें दे दूँगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तुम उसका वादा नहीं कर सकते, तो जो तुम्हारे पास है तुम उसका वादा करो। तो वो कहता है कि तुम मुझसे अपनी भेड़ों का सौदा क्यों नहीं करते, मतलब जो तुम्हारी भेड़ें हैं तुम वो मुझे बेच दो। सैंटियागो जो है उस पर थोड़ा परेशान हो जाता है और मेल्किसेदेक कहता है कि मैं कल भी जो है वो इसी टाइम पर आऊँगा तुम्हारे पास तुमसे भेड़ें ख़रीदने, तो तुम जो है भेड़ें मुझे बेचो और अपना आगे सफ़र जारी रखो, और मैं तुम्हें इसकी गाइडेंस भी दूंगा, कुछ चीज़ें भी दूंगा। तो वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। अब सैंटियागो बड़ा परेशान जो है ना वो तरीफ़ा की मार्केट में घूमता रहता है और जो है वो फिर एक चोटी पर जाकर वो बैठता है। वहाँ पर उसको एक हवा का झोंका आता है और उसको एक डेज़र्ट की खुशबू आती है, सहरा की खुशबू आती है जो इजिप्ट का सहरा है।
तो वो उस खुशबू को सूंघता है और महसूस करता है, और फिर उसके दिमाग में ख़्याल आता है कि यार मैं शेफ़र्ड तो कभी भी बन सकता हूँ, मुझे शेफ़र्ड मतलब मुझे भेड़ें चराना तो आता है ना, मुझे पता है फील्ड्स में कहाँ पर किस भेड़ को क्या खिलाना है, तो वो तो मुझे पता है, वो तो मैं कभी भी बन सकता हूँ। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास अभी है वो ज़िंदगी में बार बार नहीं होगी, सो लिहाजा मुझे इस तरफ परसू करना चाहिए। अगले दिन भाई वो दोबारा उस बूढ़े आदमी से मिलता है और अपनी भेड़ें उसको बेच देता है, और जो है उससे जो पैसे मिलते हैं वो अपने पास रख लेता है। यहाँ से निकलते टाइम ना वो बूढ़ा आदमी उसको एक कहावत सुनाता है, 2 पत्थर देता है, ओरिम एंड थुमिम, और वो उससे कहता है कि जब भी कभी किसी सिचुएशन में फंसो और तुमसे कोई फ़ैसला ना हो रहा हो, तो तुम ये 2 पत्थर जो है अपनी जेब में हाथ डालकर इनमें से कोई भी एक पत्थर उठाना। पत्थर है वो इंडिकेट करता है हाँ को, और दूसरा पत्थर इंडिकेट करता है ना को। तो तुम जो है वो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ के कोई सा भी पत्थर जो है अपनी जेब में पकड़ सकते हो, और जो पत्थर आए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली तुम अपना फ़ैसला करना। बट कोशिश ये करना है कि तुम्हारा कोई फ़ैसला इन पत्थरों पर डिपेंड ना हो, तुम्हें अपनी अकल का इस्तेमाल पहले करना है, बाद में इन पत्थरों को मतलब इन पत्थरों का इस्तेमाल बाद में करना है। तो वो बूढ़ा आदमी जो है उसको एक कहानी सुनाता है सैंटियागो को, और वो कहानी भी बड़े मज़ेदार है, आप उसको सुने तो आप रीजनेट करेंगे। कहानी जो है ये होती है कि एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे को विज़डम सीखने के लिए एक इंसान के पास भेजता है। वो बच्चा वहाँ जाता है उससे विज़डम सीखने के लिए, और बड़ी लंबी कतार के बाद उसका जब नंबर आता है तो वाइज़ आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई विज़डम नहीं सिखाऊंगा। तो वो आदमी कहता है कि मतलब काफ़ी सैड हो जाता है, बहुत परेशान फील करता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ विज़डम सीखने और ये मुझे धुतकार के भेज रहे हैं। तो वो दोबारा कोशिश करता है, उसको अप्रोच करता है, दोबारा उससे बोलता है। तो वो वाइज़ आदमी कहता है कि तुम एक काम करो, ये एक चम्मच है, इसके ऊपर वो एक ऑयल का ड्रॉप डालता है। वो बोलता है ये चम्मच अपने मुंह से पकड़ो और जाओ पूरी मार्केट का चक्कर लगा के आओ, ये पैलेस घूमो जहाँ तुम आए हो, और ये ऑयल का ड्रॉप गिरना नहीं चाहिए। वो लड़का जाता है, पूरी मार्केट घूमता है, पैलेस घूमता है, तो जब वापस आता है तो वो ड्रॉप बिल्कुल वैसे का वैसा उसके चमचे पे होता है। तो वो वाइज़ आदमी कहता है कि तुमने देखा मार्केट कितनी खूबसूरत है, तुमने देखा यहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं, क्या तुमने ये नोटिस किया कि मेरे जो पैलेस पे मैंने काम करवाया है, जो मार्बल का काम है, जो स्पेशल जो पेंटिंग्स लगी हैं वो कितनी नायाब है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने तो ये सब कुछ भी नोट नहीं किया, मेरा तो पूरा ध्यान ऑयल के ड्रॉप पर था कि वो ना गिरे। तो वो कहता है अब दोबारा जाओ और ये सब देख कर आओ। तो वो लड़का दोबारा जाता है, वो सब देख कर आता है, थोड़ा सा उसको टाइम भी लग जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो उससे बोलता है कि हाँ मैंने अब सब देखा, तुम्हारे पैलेस की खूबसूरती, नीचे मार्बल का काम, तुम्हारी जो पेंटिंग्स लगी हैं वो तो मैंने सब नोटिस किया। तो वो कहता है लेकिन अब ये बताओ कि ये जो ऑयल का ड्रॉप था वो कहाँ है। तो वो ऑयल का ड्रॉप गिर चुका होता है। तो वो वाइज़ आदमी कहता है कि ज़िंदगी की जो हैप्पीनेस है ना, जो लाइफ का ट्रू विजडम है, वो बैलेंस में है, लाइफ के बैलेंस में है, कि आप वो ऑयल का जो ड्रॉप है ना वो भी नहीं गिरना चाहिए, और ज़िंदगी में जो आपके मार्वल हैं, जो लाइफ के मार्वल्स हैं, जो खूबसूरती है ज़िंदगी और दुनिया की, वो भी आप उनको भी इंजॉय करो। बूढ़ा आदमी उसको ये कहानी सुनाकर और सैंटियागो को पैसे देता है, और सैंटियागो आगे चल पड़ता है, पैसे और वो पत्थर देता है, तो वो आगे चल पड़ता है, फिर मोरक्को की टिकट करवाता है और फिर टंजर मोरक्को पहुंचता है। अब वो जब वहाँ पहुंचता है तो वहाँ बिल्कुल ही अलग हिसाब किताब है, यहाँ पर लोग अलग हैं, सबका जो है वो रहन सहन अलग है, लोगों के हुलिया अलग हैं, लोग बात करने का उनका तरीका अलग है, और बड़ी स्ट्रेंज उसको फीलिंग आती है ना। तो वहाँ वो जाता है, एक कैफ़े में जाके बैठ जाता है, और बड़ी परेशानी से जो है ना वो वहाँ जो एक चाय मिलती है वो उसी चाय को पीता है, और इतनी देर में जो है वो पीछे से उसके एक आदमी आता है जो उससे उसकी ज़बान में बात करता है। तो थोड़ी सी बातचीत होती है, उसके बाद सैंटियागो सोचता है कि यार मैं इस आदमी को जो है वो अपना टूर गाइड बना लेता हूँ, इसको कुछ पैसे दे दूँगा और ये मुझे जो है पिरामिड्स तक ले जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर उसको ट्रस्ट रिक्वायर होता है, मतलब वो ट्रस्ट करेगा तभी बताएगा ना। तो वो ये इनिशिएट लेता है, वो ट्रस्ट करता है, और वो उस आदमी को अपना पूरा ख्वाब बताता है और कहता है कि मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ और तुम यहाँ पर जो है वो मेरी ज़बान बोलना जानते हो, तो हम क्यों ना वहाँ चलें, तुम मुझे वहाँ लेके चलो और बदले में जो है मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा। तो वो आदमी जो है वो कहता है कि चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जब जाने के लिए सबसे पहले तो 2 ऊँट ख़रीदने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में जो है वो सहरा भी आता है, तो हमें सहरा पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, उसके लिए 2 ऊँट हमें चाहिए होंगे, तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं?
सेंटियागो कहता है कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, हम 2 ऊँट ख़रीद सकते हैं। वो उसको पैसे देता है और जो है वो ऊँट ख़रीदने के लिए वो मार्केट में जाते हैं। अब जब वो मार्केट पहुँचते तो वहाँ सेंटियागो को एक बड़ी खूबसूरत सी तलवार नज़र आती है। वो सोचता है कि यार जब मुझे इजिप्ट में ख़जाना मिल जाएगा ना, तब मैं यहाँ वापस आऊँगा और यहाँ पर आकर ये तलवार ख़रीदूँगा। अब वो सोच ही रहा होता है, उस तलवार को देख रहा होता है, इतने में वो दोस्त जो होता है उसका वो उससे बिछड़ जाता है मीन्स मतलब पैसे चुरा के भाग जाता है। तो सेंटियागो को ये जो है ना इस बात पर यकीन नहीं आता। अब सेंटियागो बिल्कुल खाली है, ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास भेड़ें हैं, ना उसके पास फील्ड है, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ वो 2 पत्थर हैं जो उसको मेल्किसेदेक ओल्ड मैन से जो मिले थे, जो किंग ऑफ सैलेम से मिले थे। अब वो भाई बड़ा परेशान होता है, लेकिन एंड तक वो ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि उसके दोस्त ने उसके पैसे चुरा लिए। वो यही सोच रहा होता है यार हो सकता है मार्केट में कहीं गुम हो गया। तो वो शाम तक उस मार्केट में बैठ के उसका इंतज़ार करता है। जब शाम हो जाती है तो फिर जो है वो नहीं आता, उसका दोस्त नहीं आता और वो बड़ा कोसता अपनी किस्मत को। रात गुजर जाती है, सुबह जब उठते हैं तो भाई एक सबसे पहली दुकान खुलती है क्रिस्टल मर्चेंट की। तो अब सेंटियागो जो है वो बड़ा सैड फील करके बोलता है कि यार मैं अब ऐसे बैठा तो नहीं रह सकता ना, एटलीस्ट मैं वापस जाने के पैसे तो जमा करूं। तो वो क्रिस्टल मर्चेंट के पास जाता है, बोलता है कि तुम्हारा जो ये बाहर डिस्प्ले लगा है ना, इसमें बड़ी धूल मट्टी लगी हुई है, मैं इनको साफ़ कर देता हूँ। जो भी इसकी एवज़ जो भी सेल होगी उसके तुम मुझे कुछ पैसे दे देना, मेरी सेल मतलब पर सेल मुझे कमीशन दे देना। तो ये एग्रीमेंट करते हैं। वो क्रिस्टल मर्चेंट कहता है ठीक है मैं जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ, तुम आ जाओ। वो उस पर भाई कुछ साफ़ सफाई करता है उसकी दुकान में, उसका डिस्प्ले थोड़ा अच्छा करता है तो सेल बढ़ जाती है। कुछ महीने काम करता है तो उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो वापसी का एक टिकट ख़रीद सकता है। लेकिन फिर जो है वो उसका जो मर्चेंट होता है, क्रिस्टल मर्चेंट, वो एक दिन उससे बैठ के जो है बात कर रहे होते हैं आपस में ये। तो वो सेंटियागो उससे पूछता है कि तुम्हारी लाइफ़ का पर्पस क्या है, तुम्हारी लाइफ़ का मकसद क्या है। हर बंदे का ज़िंदगी का एक कोई ना कोई ख्वाब होता है। जैसे मेरा ख्वाब ख़जाना ढूंढना था, तो तुम्हारा भी कोई ख्वाब होगा। तो वो कहता है कि मेरा ख्वाब है हज करना, मैं चाहता हूँ कि मैं हज करूँ। तो कहता है कि अब तो तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए हैं, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ग्रो कर लिया है बिज़नेस को, तो अब तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम जा सकते हो हज करने। तो कहता है कि मैं लाइफ के चेंजेस से डरता हूँ, मैं ज़िंदगी में जो चेंज होते हैं ना मैं उनसे डरता हूँ। मुझे पसंद नहीं है ये चेंजेस लाइफ के। मतलब वो ये कहता है कि मेरे पास ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो है हज करना। और जब मैं हज कर लूँगा तो मेरे पास लाइफ का कोई पर्पस नहीं होगा, मेरे पास कोई ज़िंदगी की चाहत नहीं होगी। मैं बड़ी नेगेटिविटी सी आ जाएगी मेरी ज़िंदगी में। बस मैं सुबह उठूँगा, काम पे आऊँगा और वापस सोने के लिए चला जाऊँगा। तो ये मैं इस तरह की लाइफ नहीं चाहता। एटलीस्ट अभी मेरे पास एक पर्पज़ है हज करने का, और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी इस ख्वाब को पूरा करूँ। तो यहाँ पर जो है वो सोचता है सेंटियागो कि यार लोग अपनी डर की बुनियाद पर अपने ख्वाबों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। मतलब उनका जो ख्वाब है, जहाँ वो वाकई अपने आप को परसू करना चाहते हैं, जहाँ वो अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो वहाँ नहीं कर पाते, सिर्फ इस वजह से कि उनकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते। बेसिकली लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते। अभी भी आप आज भी अगर देखेंगे, मैं तो अपने इर्द गिर्द जो देखता हूँ, लोग जो है वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। एक इंसान जो सेटल्ड है, सैलरीड पर्सन है, उसकी मंथली सैलरी आती है, वो मंथली उसको जो है एग्जीक्यूट कर देता है, कहीं ना कहीं लगा देता है। कुछ लोग सेविंग कर देते हैं, कुछ लोग जितनी सैलरी आ रही है उतना ही उनका एक्सपेंस होता है। तो अब वो उस कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते। वो अपनी लाइफ का जो उनका एक पर्पज़ है, वहाँ उनको पता है कि यहाँ से मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने इस लाइफ के पर्पज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लाइफ का वो जो मेरा कंफर्ट है ना, जो मेरी डेली मंथली जो मेरी रूटीन है, वो मुझे तोड़नी पड़ेगी। और वो टूटेगी तो उससे मेरा कंफर्ट डिस्टर्ब होगा, मुझसे कनेक्टेड जो लोग हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो कभी सोसाइटी की बुनियाद पर, मतलब कभी सोसाइटी की वजह से, कभी हम अपनी वजह से, कभी अपने कंफर्ट जोन की वजह से, हम अपने जो हमारा पर्सनल लेजेंड है, जो हमारी ज़िंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ है, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो वो उस क्रिस्टल मर्चेंट की भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी। तो सेंटियागो इस चीज़ से ना बड़ा सोच में पड़ जाता है। बोलता है यार कहीं मैं भी तो ऐसे ही नहीं कर रहा कि मतलब अभी मेरे पास पैसे जमा हो गए, मैं चाहूँ तो अभी एक शेफर्ड दोबारा बन सकता हूँ, वापस एंडालुसिया जा सकता हूँ, लेकिन वो तो मेरी कंफर्ट जोन है ना, मतलब वो तो मेरा कंफर्ट है। तो क्या मैं भी मर्चेंट जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ? क्या मैं भी मर्चेंट की तरह ही सोच रहा हूँ?
तो वो काफ़ी सोचने के बाद फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं अपने जो मेरी लाइफ का पर्पज़ है, जो मेरे पास जो मेरी चाहत है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। तो वो क्रिस्टल मर्चेंट को कहता है कि भाई मैं तो जो है वो आगे जाना चाहता हूँ पिरामिड्स की तरफ, और अब मैं ये जॉब छोड़ूंगा। कुछ मेरे ख्याल से 12-13 महीने वहाँ काम करने के बाद, अच्छा खासा पैसा जमा करने के बाद वो वहाँ से निकलने की सोचता है। अब वो ये निकलने की जब वो सोचता है, तब वो सोचता है अब मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँ कैसे, पिरामिड्स तक जाऊँ कैसे। तो उसे याद आता है कि उसके जो क्रिस्टल एक जो इम्पोर्टर है जो उनके क्रिस्टल ला के देता है, वो एक कारवान चलाता है। मतलब उसके पास एक कारवान की भी सेटिंग है कि वो कारवान के थ्रू जो है वो सफ़र करते हैं। तो वो उस इम्पोर्टर को कांटेक्ट करता है, उससे पूछता है कि भाई इस तरह से जो है मुझे वहाँ जाना है, पिरामिड्स जाना है। तो वो उस कारवान में उसको जो है शामिल कर लेते हैं और सैंटियागो पिरामिड की जानिब निकल पड़ता है। सैंटियागो जो है वो आगे बढ़ने का फ़ैसला करता है कि मैं पिरामिड्स में जाऊंगा और अपना ख़जाना ढूंढूंगा। मुझे मर्चेंट जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, मुझे अपने कंफर्ट जोन में ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करना है। तो वो उस कारवान में शामिल हो जाता है और कारवान में उसकी सबसे पहली मुलाकात होती है द इंग्लिशमैन से, जो अल्केमिस्ट की तलाश में होता है। एक अल्केमी एक स्टडी थी, काफ़ी पहले एक स्टडी थी जिसमें फ़िलासफ़र्स ने और कुछ केमिस्ट ने ये सोचा था, इसके बारे में बड़ी रिसर्च की थी कि मेटल के स्टेट को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी मेटल को गोल्ड में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑफ़ कोर्स वो हो नहीं पाया, बट इसके बारे में काफ़ी स्टडी हुई है। मतलब इन द पास्ट इसके बारे में बहुत स्टडी हुई है, बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, बट ऑफ़ कोर्स वो हो नहीं पाया। तो ये जो इंग्लिशमैन होता है ये उसी के बारे में स्टडी कर रहा होता है और एक अल्केमिस्ट की तलाश में होता है जो ये कला जानता है कि इस मेटल के स्टेट को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये कारवान आगे बढ़ता है। अच्छा, इस पूरी कहानी में ना, पूरी कहानी में शुरू से लेकर एंड तक मुझे जो बंदा वाइज लगा ना, वो था द कैमल ड्राइवर, जो कारवान का लीडर होता है, द कैमल लीडर, जो कारवान को चला रहा होता है, जो कारवान को लीड कर रहा होता है। ये कारवान आगे बढ़ता है और इन लोगों को रास्ते में जो है वो ख़बर मिलती है कि अल-फ़ायोम ओसिस, जहाँ पर वो अल्केमिस्ट लोकेटेड है, जहाँ पर वो अल्केमिस्ट रहता है, जिसको जो इंग्लिशमैन जिसको ढूंढ रहा है, तो वहाँ पर इनको एक ख़बर मिलती है कि भाई वहाँ पर एक वॉर का ऐलान हो गया, वहाँ पर एक जंग होने वाली है। तो अब जो कैमल ड्राइवर होता है ना, वो बोलता है कि बस हम इस जंग होने से पहले पहले वहाँ पहुँच जाएँ, ताकि फिर हम अपना आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू कर सकें। अल-फ़ायोम पहुँचने से पहले इन लोगों को रात में, मतलब वो स्टार्स वगैरह दिखते हैं और दिखता है कि आगे सिटी है, बट चूँकि वो रात को सफ़र नहीं कर पाते तो वो अगले दिन सुबह सफ़र करते हैं। अगले दिन सुबह जो है वो जंग स्टार्ट होने वाली होती है, मतलब बिल्कुल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है। तो जो कैमल ड्राइवर होता है ना, वो कहता है, मतलब जब ये लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तो सैंटियागो जो होता है वो बड़ा खुश होता है कि बस अब हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसकी जर्नी अनकरीब कंप्लीट होने वाली है, वो पिरामिड्स पहुँचने वाला है। इंग्लिशमैन इसलिए खुश होता है कि बस उसकी तो मंजिल आ गई, मतलब उसको तो अल्केमिस्ट को ही ढूंढना था ना, और अल्केमिस्ट अल-फ़ायोम में ही है, तो उसकी तो मंजिल आ गई, तो वो तो वैसे ही खुश होता है। तो लेकिन जो ये कैमल ड्राइवर होता है ना, जो लीडर होता है कारवान का, वो खुश नहीं होता। जब सैंटियागो उससे पूछता है कि तुम क्यों इतना, मतलब खुश क्यों नहीं हो, सब खुश हैं, अब यहाँ पर खजूर खाने को मिलेंगे, यहाँ पर पानी पीने को मिलेगा, सब खुश होते हैं, तुम खुश क्यों नहीं हो? तो वो कहता है क्योंकि मैं पास्ट और फ्यूचर में नहीं जीता, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। बड़ी प्यारी बात करता है वो कैमल ड्राइवर, और मैं इससे बहुत इत्तेफाक करता हूँ। ये चीज़ मैं भी काफ़ी टाइम पहले जो है इसको डिस्कवर कर चुका था कि इंसान को पास्ट और फ्यूचर में ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, उसको फ्यूचर अपने जो उसका प्रेजेंट है ना, उसको उसमें ही लाइफ गुजारनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट ही आपका पास्ट है और वही आपका फ्यूचर, जो भी आपके नतीजे होंगे वही आपको आगे मिलेंगे। तो वो कैमल ड्राइवर कहता है कि भाई मैं इन चीज़ों को लेकर इतना खुश नहीं होता, मैं खुश सिर्फ इस बात पर हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं सोकर उठ गया और मेरी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, मेरे हाथ पाँव सलामत है, मेरे लिए इतना बहुत है। मैं इन चीज़ों पे खुश नहीं होता, ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे खुश नहीं करती। फिर भाई ये जब पहुँचते हैं वहाँ पर अल-फ़ायोम ओसिस पे, तो सैंटियागो की मुलाकात होती है यहाँ पर एक लड़की से, फ़ातिमा उसका नाम होता है। ये फ़ातिमा जो है वो सैंटियागो को बहुत पसंद आ जाती है ना। सैंटियागो चाहता है कि वो उससे बात करना स्टार्ट करे। इन लोगों की मुलाकात होती है कुएँ के करीब। फ़ातिमा पानी निकालने आती है उस कुएँ से और सैंटियागो की उससे मुलाकात होती है, एंड देन फिर ये लोग आगे बात करना स्टार्ट करते हैं।
तो एक दिन सेंटियागो जो है वो फ़ातिमा को अपने ख्वाब के बारे में बताता है कि मैं चाहता हूँ मैं पिरामिड्स की तरफ जाऊँ, मेरा वहाँ ख़जाना है, मैं वहाँ पर ख़जाना ढूंढना चाहता हूँ। तो फ़ातिमा कोई जवाब नहीं देती। फ़ातिमा जो है वहाँ से पानी भर के और बस चली जाती है। वो फ़ातिमा से मिलने के बाद फिर जब वापस आ रहा होता तो देखता है कि आसमान में 2 चीलें जो हैं वो लड़ रही हैं, 2 ईगल्स लड़ रही हैं और आपस में एक दूसरे को मार के जो है वो नीचे गिर चुकी हैं। तो सेंटियागो ये देख के उसको एक फ़ीलिंग आती है कि यहाँ पर जो है वॉर होने वाली है कल। तो वो वापस जाता है कबीले की तरफ और वहाँ के जो ट्राइब्समैन होते हैं उनको जाकर बताता है कि तुम्हारे कबीले पर जो है वो हमला होने वाला है और यहाँ वॉर होने वाली है। अब उसका नतीजा क्या होगा वो मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर जो ट्राइब्समैन होते हैं वो हैरान होते हैं कि मतलब ये ऐसे ही बस चलता फिरता आ गया और इसने हमें ये बात बोल दी कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है और उसका नतीजा क्या होगा वो तो पता ही नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात गलत साबित हो गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। फिर जब वो ट्राइब्समैन के कबीले से निकल मतलब उस जगह से निकल के बाहर वापस आ रहा होता तो वो देखता है एक काले कपड़ों में और काले घोड़े पर एक इंसान दोनों चीलों को अपने कंधे पर टांगा हुआ सेंटियागो की तरफ आता है और जैसे ही करीब आता है वो अपनी तलवार निकाल के सेंटियागो के माथे पर रखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मतलब चीलों को पढ़ने की, मतलब इस फ़ाइट को, ये जो ईगल्स लड़ी हैं इस फ़ाइट को रीड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो सेंटियागो कहता है कि मैंने सिर्फ वो बोला जो मुझे फ़ील हुआ, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोली, जो चीज़ मुझे फ़ील हुई मैंने वो बताई। अब भाई ये कहानी फिर आगे बढ़ती है और सेंटियागो और अल्केमिस्ट जो है, अल्केमिस्ट उसको कहता है कि बस मैं तुम्हारी जो है सिर्फ तुम्हारी हिम्मत देखना चाह रहा था, मैं सिर्फ तुम्हारा करेज देखना चाह रहा था और तुम्हें जो है वो लैंग्वेज ऑफ सोल, लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स पता है, तुम्हें पता है कि उसके बारे में कैसे बात करते हैं, उसके बारे में बात कैसे करते हैं या उस लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हैं। अब जो है अल्केमिस्ट सेंटियागो को कहता है कि तुम्हें अपनी जो तुम्हारी जर्नी है उस पर आगे चलना चाहिए और ये बात करते ही जो है वो अल्केमिस्ट गायब हो जाता है। अगले दिन जो है वो वॉर होती है रियल में और जो ट्राइब्समैन हैं वो शुक्र अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया भी करते हैं उसका सेंटियागो का कि भाई तुम्हारी वजह से हम बच गए, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड थे और जंग में हार, इस वजह से जंग में उनकी हार नहीं हुई कि वो प्रिपेयर्ड थे। फिर नेक्स्ट डे दोबारा अल्केमिस्ट उनके पास आता है और अल्केमिस्ट सेंटियागो के पास आता है, दोनों बात करते हैं, फिर ये दोनों आपस में निकल जाते हैं सफ़र के लिए। बीच में अल्केमिस्ट उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है ना कि एलिक्सर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की खुशी क्या है और कि गोल्ड जो है वो रियल में कन्वर्ट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि आप अपनी सेल्फ़, अपनी सोल को, अपने अंदर के गोल्ड को आइडेंटिफाई कैसे करते हो या उसको फाइंड आउट कैसे करते हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बड़ी लंबी जर्नी होती है अल्केमिस्ट और सेंटियागो की और बीच में बहुत सारे लेसन्स वो उसको सिखाता है। उसके बाद जो है वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पर पहुँचकर अल्केमिस्ट सेंटियागो को कहता है कि अब यहाँ से सफ़र तुम्हारा है, यहाँ तक मेरा काम था, इसके बाद का सफ़र तुम्हारा है। और वो अपने ही सफ़र में ये दोनों एक मॉन्क के घर पे रुकते हैं जहाँ पर अल्केमिस्ट जो है वो एक मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करता है और 3 जो है वो गोल्ड के सिक्के बनाता है। एक सिक्का देता है वो उस मॉन्क को जिसकी वो जगह थी जहाँ वो ये बना रहे होते हैं, एक सिक्का वो अपने पास रखता है और एक सिक्का वो सेंटियागो को देता है और सेंटियागो को कहता है कि तुम अब जो है अपनी जर्नी वो अब तुम्हारे हवाले है, मेरा अब कोई वास्ता नहीं है तुमसे। सेंटियागो अपनी जर्नी के लिए आगे निकलता है, पिरामिड्स की तरफ निकलता है। तो रास्ते में उसको कुछ गुंडे मिलते हैं और वो गुंडे कहते हैं कि तुम जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सेंटियागो जो है वो पिरामिड्स के नीचे खुदाई कर रहा होता है जब वो गुंडे उसको आके घेरते हैं। तो सेंटियागो उसको बोलता है कि मैं यहाँ पर अपना ख़जाना ढूंढने आया हूँ। अब वो गुंडे जो है वो बहुत हंसने लगते हैं कि मतलब इतना बेवकूफ़ आदमी है कि ख़जाना ढूंढने आया है यहाँ पर। तो वो उसको जो है फ़ोर्स करते हैं कि और इसको गहरा खोदो और हमें ख़जाना निकाल के दो। तो सेंटियागो बोलता है भाई मुझे कंफर्म थोड़ी है कि इसके नीचे ख़जाना है, मुझे ख्वाब आया था, मुझे लगता है मेरी अपनी मेरा ज़िंदगी का मकसद है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ ढूंढने के लिए, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो पूरी खुदाई करता है बट जो है वो उसको कुछ नहीं मिलता। तो जो गुंडों का जो लीडर होता है ना वो सेंटियागो को थोड़ा मारपीट करता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, हालांकि ख्वाब मैंने भी देखा था
कि स्पेन एंडलूसिया में एक चर्च है जिसके बीच में एक बड़ा सा पेड़ उगा हुआ है और उस पेड़ के नीचे मेरा ख़जाना है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं यहाँ से स्पेन जाऊँ अपना ख़जाना ढूंढने के लिए। सैंटियागो पिरामिड्स की तरफ देख कर हंसता है, फिर आसमान की तरफ देख कर हंसता है, फिर अपनी ज़रा जेबों को और अपने हुलिये को देख कर हंसता है, और वो गुंडे उसको छोड़ देते हैं। फिर सैंटियागो जो है वो बड़ा खुश होता है कि मतलब वो ये बात समझ जाता है कि मेरा जो रियल ट्रेजर था वो ये हीरे जवाहरात नहीं थे, मेरा रियल ट्रेजर था मेरी जर्नी, फ़ातिमा और अल्केमिस्ट जिससे वो मिला, दी इंग्लिशमैन जिससे उसने सीखा, द क्रिस्टल मर्चेंट उसके शीप्स, उसका सफ़र, डेज़र्ट ओसिस में मिलना, कबीले, और ये जो जंग हुई, ये सारी जो लाइफ टीचिंग्स उसने सीखी, जो लाइफ के लेसन्स उसको मिले, वो था उसका रियल ट्रेजर। और उसका रियल ट्रेजर वो एक्चुअल के सिक्के और जवाहरात नहीं थे। अब अच्छा, यहाँ पर ना फ़ातिमा का भी बड़ा ज़बरदस्त सा रोल दिखाया है। फ़ातिमा जो है वो ये आइडेंटिफाई करती है कि रियल लव जो होता है ना इंसान की ज़िंदगी का, वो उसे होल्ड बैक नहीं करता। अब आप नोट करेंगे तो जब पहले जो एक मर्चेंट की बेटी से जो एक अटैचमेंट फ़ील हुई थी सैंटियागो को तरीफ़ा में, उसे लगा था कि मतलब ये उसे बहुत पसंद आई थी वो लड़की, बट उसको एक डर भी था कि यार मुझसे बेहतर भी अगर कभी कोई शेफर्ड आ गया जिसके पास मुझसे ज़्यादा भेड़ें हों तो ये तो उससे शादी कर लेगी, ये एक डर था उसको। लेकिन फ़ातिमा ने ये डर उसका क्लैरिफाई कर दिया था पहले ही कि देखो हम मतलब मैं जो है वो सहरा की औरत हूँ और मेरा काम है इंतज़ार करना, तो तुम जाओ, तुम अपने ख्वाब को पूरा करो, और जब पूरा हो जाएगा तब तो मैं तो हूँ ही तुम्हारे पास। तो रियल लव जो होता है ना वो इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोकता। जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है वो आपका रियल लव नहीं है, आपको इनकरेज करता है। जो आपका रियल लव होता है वो आपको इनकरेज करता है, जो आपका रियल लव होता है वो आपको एक हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। एक चीज़ तो ये थी फ़ातिमा की। और फिर जो है वो सैंटियागो वापस जाता है, उस चर्च के नीचे खोदता है तो पूरा जो ख़जाना होता है वो उसका मिल जाता है। तो इस ये बुक पढ़ने के बाद जो मुझे कुछ सवालात थे ना जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे, वो यही थे कि पहली चीज़ तो ये कि इंसान को जो है वो अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि अपने पास्ट और अपने फ्यूचर में। जब आप अपने प्रेजेंट में जीते हो तब आपको बेटर अंदाज़ा होता है अपना फ्यूचर किस तरह बनाना है और अपने पास्ट को किस तरह छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ना चाहते ना चाहते हुए आप बहुत सारे लोगों के आइडल्स होते हो कभी कभार, और अपनी लाइफ को किस तरह गुजारना है ये सिर्फ़ आपकी अपनी चाहत पर डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे लोगों की चाहत भी आपके साथ कनेक्टेड होती है, बहुत सारे लोगों के आप आइडल होते हो, वो आपको देखकर सीखते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार रहे हो, आप अपनी पर्सनल जो आपका लेजेंड है, आप एक वो बैलेंस होता है ना। इस पूरी किताब में ना देखिए, मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई, लेकिन इस पूरी किताब में ना मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इस पूरी कहानी में कोई चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, और लेंथी, मेरी नज़र में एक लेंथी निहायत ही लेंथी बुक है। बहुत यहाँ वहाँ घुमा के और बड़ा जो है ना इसको बहुत पता नहीं क्या क्या बातें करी हुई हैं इस बुक में, लेकिन कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो काम की हैं इस पूरी बुक में। एक चीज़, द बैलेंस ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का बैलेंस क्या है। वो जो एक कहानी थी ना कि वो बंदा जाता है और विजडम सीखता है और वो उसको बोलता है कि ये ऑयल का ड्रॉप जो है वो तुम्हारे मुंह से गिरना नहीं चाहिए। तो वो कहानी मुझे लगता है वो एक कोर लेसन है इस किताब का कि बैलेंस ऑफ लाइफ होना चाहिए। फिर कि एक मतलब आप किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। भाई ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि आप जिस चीज़ के लिए फ़ोकस्ड होते हो, जिस चीज़ में आप पैशनेटली अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे होते हो, आपको खुद ब खुद उसके जो है वो मौके नज़र आने लगते हैं, आपको खुद ब खुद उसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं। और ये ऐसा नहीं कि यूनिवर्स कोई डिवाइन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आपको सब मिलने लग जाता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप गौर करने लगते हो। अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, पहले से एग्जिस्ट करती हैं, बस आप गौर ज़्यादा करने लगते हो क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही पैशनेटली अपनी जो आपकी लाइफ है, जो आप चाहते हो, जिसके लिए आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया है, आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और वाज़े नज़र आने लगती हैं। तो यूनिवर्स कोई ऐसा नहीं होता कि स्पेशल कोई सिचुएशन क्रिएट होती है आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद से मिलाने के लिए, वो आप खुद ही ट्राई करते हो। बट ये होता है कि आपको आपका दिमाग जो है वो वाज़े कर देता है आपको कि
ये मौका भी अवेलेबल है, ये अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है, मैं यहाँ से भी कुछ सीख सकता हूँ, मैं वहाँ से भी कुछ सीख सकता हूँ। तो बस ये होता है, अलग से कुछ क्रिएट नहीं होता। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी कि जो रियल लव होता है ना भाई, वो आपको बाउंड नहीं करता। रियल लव आपको इनकरेज करता है, रियल लव आपको श्योरिटी देता है कि मैं तो हूँ ही भाई, मैं तो यहीं हूँ, तू जा, तू अपने पर्सनल जो तेरा लेजेंड है, जो तेरी ज़िंदगी का मकसद है, तो उस पर फोकस कर, तू वो कर ले, मैं तो यहीं हूँ, तू वापस मेरे पास आ जाना। और जो चौथी चीज़ सीखी मैंने कि भाई ख़जाना जो है ना ज़िंदगी का, वो आपके अंदर होता है, वो बाहर नहीं होता, वो आपके अंदर होता है। जो आपकी ट्रू विजडम है, आपका जो लाइफ को समझने का तरीका है, वो है आपका रियल ख़जाना। रियल ख़जाना ये नहीं होता कि मतलब आपको रियल में कोई सोने जवाहरात मिल जाए, वो आप कितना खा लोगे, नहीं खा सकते ना, वो भी एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आपकी विजडम है, जो आपकी अकल है, वो आप जब तक ज़िंदा हो तब तक वो आपके साथ है। तो ट्रू विजडम आपका ट्रू ट्रेजर है। चौथी चीज़ जो मुझे बहुत अट्रैक्टेड लगी इस बुक में, वो ये है कि भाई फियर ऑफ फेलियर की वजह से ना आप अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो। फियर ऑफ फेलियर की वजह से आप अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यार मैं ये करूँगा तो वो चीज़ मिस हो जाएगी, यार मैं वो करूँगा तो मेरा कंफर्ट जोन जो है वो डिस्टर्ब होगा, मैं ज़िंदगी में कंफर्ट से नहीं रह पाऊँगा। तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को छोड़ को, मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। इंसान में फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, फेलियर की एक्सेप्शन होनी चाहिए। आप फेल हो गए किसी चीज़ में, आप उसको एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन वो एक फेलियर को आप अपना ट्रॉमा बनाकर आगे किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करो, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है मेरी नज़र में। जो मैंने अपनी अभी तक ज़िंदगी में जो कंक्लूजन निकाला है वो ये कि अगर आप फेल हो जाओ तो इट मीन्स, ये सबूत है कि आपने कोशिश की है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते हुए एक बात कही थी ना कि मैंने जितनी दफ़ा भी बल्ब बनाया और मैं नाकाम हुआ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ेल हो गया, उसका मतलब मुझे 1000 तरीके ऐसे पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बनेगा। तो ये भी मतलब एक अब आप इसको वो बोल रहे हैं कि मतलब एरोगेंट बोल दें थॉमस एल्वा एडिसन को, लेकिन ये एरोगेंसी नहीं थी, ये उनकी विजडम थी। उनका ये मानना था कि अगर मैं 1000 तरीक़ों से मैंने बल्ब बनाया और वो हज़ारों के वो सारे तरीके नाकाम हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बल्ब नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है कि मैंने 1000 तरीके ऐसे फाइंड आउट कर लिए कि जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो फियर ऑफ फेलियर को पीछे छोड़कर, फियर ऑफ फेलियर को अपने जहन से निकाल कर, आपकी ज़िंदगी का जो ट्रू मकसद है, जो आपकी ज़िंदगी का ड्रीम है, आपको उस तरफ परसू करना चाहिए बैलेंस ऑफ लाइफ के साथ। अब ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देखें और या फिर अल्केमिस्ट बुक पढ़ें और फिर आप अपनी जॉब वॉब छोड़ दें और बस अपने ट्रू लाइफ का जो आपका पर्पज़ है आप वहाँ निकल पड़ें। नहीं, इसी किताब में है बैलेंस ऑफ लाइफ के बारे में भी। आप सब करें, आप सब करने के बाद अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस रखें। आप वहाँ भी टाइम दें, आप वहाँ भी टाइम दें, हर चीज़ का एक शेड्यूल बनाएं, अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाएं। तो इस किताब में यही कुछ 5-6 पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि ये पॉइंट्स बताने से पहले मुझे आपको इसकी कहानी का थोड़ा जो है ओवरलुक देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने उतना अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और यही कुछ पॉइंट्स थे। एंड मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी के मल्टीपल फेजेस में इस किताब को लाजमी पढ़ें, द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। इस किताब को लाजमी पढ़ें। देखें, किताब ऐसा नहीं कि आप किताब को अगर दूसरी बार पढ़ेंगे तो उस किताब में कुछ लफ्ज़ चेंज हो जाएंगे, नहीं। अगर आप इस किताब को, किसी भी किताब को अगर आप गम की स्टेट में पढ़ेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, दूसरा होगा, आप अलग डिटेल्स को फोकस करोगे। जब आप इस किताब को खुशी के मोमेंट्स पे पढ़ोगे तब आपका पर्सपेक्टिव दूसरा होगा, आप इसको दूसरे तरीके से कैप्चर करोगे। इसके जो मीनिंग्स हैं बुक्स के, जो इसकी डिटेल्स हैं, वो कुछ और ही होंगी आपके लिए। तो मैं कहता हूँ कि आपको शायद ये किताब आपको जब पढ़नी चाहिए जब आप बहुत ही नेगेटिविटी फील कर रहे हो, जब आपको पता हो कि यार अब मुझे फैमिली के भी प्रेशर्स हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैं जॉब में भी फंसा हुआ हूँ, मुझे अपना करियर भी परसू करना है, मुझे ड्रीम में भी जीना है, तब आपको ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।